Good morning to all the students. I am Engineer Kumar Harshvardhan and I will be taking your science class for the chapter Force and Pressure on behalf of Pride India Central School, Rajdham. So basically I would first like to tell you that kindly, because the whole world is suffering from COVID-19, so kindly be at home, घर में रहिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, बहुत आवश्यक पड़ने पर ही घर से निकलिए और तब अगर घर से निकल भी रहे हैं तो आप कृपया मास्क पहन के निकलें और सभी नियमों का पालन करें जो भी सरकार ने नियम तय किए हैं. So now we will move on to our chapter force and pressure. So basically you might have known that's what's force. So we'll discuss about what is force. अगर आप हिंदी में इसकी बात करें तो फोर्स क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, किसी भी बल को फोर्स कहते हैं. जब भी हम कहीं पे अपना बल लगाते हैं उसी को हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं. सो बेसिकली क्या, व्हेन वी अप्लाई आवर स्ट्रेंथ, जब भी हम अपनी मेरे जो अंदर जो भी ताकत है, मेरे शरीर के अंदर जितनी भी ताकत है, हम अगर उस ताकत का उपयोग करते हैं किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या एक जगह से दूसरी जगह हटाने में, उसी को हम फोर्स कहते हैं. सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी. अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी, यही हो सकता है. फोर्स को यही कह सकते हैं, इट कैन बी अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी. जब किसी भी वस्तु पे हम जोर लगाते हैं और उस जोर से अगर किसी भी वस्तु में बदलाव आता है तो उसे हम फोर्स कहते हैं. तो आज हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली टुडे विल स्टडी अबाउट फोर्स. व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या होता है, और फिर प्रेशर के बारे में हम जानेंगे, प्रेशर क्या क्या होता है. विल ऑल्सो नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स, ऑल्सो नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स. फोर्स बहुत तरीके के होते हैं. अभी आपने शुरुआत की है शायद 7th क्लास से पढ़ना फोर्स के बारे में, या शायद 6 से 7 से पढ़ना आपने शुरुआत की है फोर्स के बारे में, और ये बहुत हायर फिजिक्स तक जाता है. अप्लाइड फिजिक्स, हायर फिजिक्स में आप जान सकते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे फोर्स के बारे में. फिजिक्स के कई सारे वर्टिकल्स में आप इसमें जानोगे कि फोर्स क्या होता है, और बेसिकली ये बहुत गहराई में इसे पढ़ना है. अभी हम सिर्फ एक छोटी सी इसकी एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि फोर्स क्या होता है और इसमें अलग अलग तरह के फोर्स क्या होते हैं. ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आप अभी क्लास 8 में ये पढ़ना है. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स क्या क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हमें जानना होगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. फिर हम अपने बड़े क्लासेस में जब हम जाएंगे, जैसे हम आगे चलते जाएंगे, बड़े क्लासेस पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो हमें पता चलेगा कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है, वो कहाँ से डिराइव होता है और उसको क्या क्या हम कहते हैं. सो बेसिकली हम लोग आज यही देखेंगे. तो मैंने जैसा आपको बताया, आई थिंक यू माइट हैव नोटेड डाउन, काइंडली ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस. आप लोग सब कॉपी में इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को अगर सुचारू रूप से पढ़ना है, सही ढंग से पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अपनी नोट्स होनी चाहिए. बाजार की नोट्स नहीं जो किसी ने बना के वहाँ बाजार में रख दिया, बल्कि अगर आप खुद से अगर उस नोट्स को बनाएंगे तो अपनी तरीके से आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से पढ़ाई की और किन किन जगहों पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है और क्या चीज़ मुझे और बेहतर समझना है. इन सब चीज़ के बारे में आपको तभी पता चलेगा. सो बेसिकली हमने पढ़ा व्हाट इज फोर्स. सो फोर्स इज बेसिकली व्हाट, अ पुश और अ पुल. अभी आपको यही जानना है फोर्स क्या होता है. किसी भी बॉडी में जब हम अपना बल लगाते हैं तो उससे जो बदलाव आता है उसी को हम फोर्स कहते हैं. सो बेसिकली आपको मैं बता दूं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. एसआई यूनिट मतलब, एसआई का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स. एसआई का मतलब होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स. इसको बोलते हैं हम न्यूटन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म एन. इसको हम किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, न्यूटन, है ना. कैसे ये आया है, अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे, अगर आप 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो आप पढ़ोगे कि फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सीलरेशन. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्स. अभी सिर्फ आप जानिए, अभी सिर्फ आप इसको देखिए, उसको समझिए और इसको जानिए. बाद में जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इस सब का हम डेरिवेशन करेंगे, डिराइव करेंगे इसको, कि हम कैसे इस पे पहुँचते हैं. ये कोई मुंह बोली वाली बातें नहीं है कि अच्छा किसी ने कही है और हमने सुन ली है और हम उसे मान लेते हैं, है ना.
साइंस विज्ञान सब कुछ बताता है और सब कुछ सिद्ध करके बताता है कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ये कोई आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई ये आपका कुछ और चीज़ नहीं है कि इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, लोगों ने बोला और दूसरे लोगों ने सुना, वैसे वो फैलता गया और ये इसी तरह से चला आ रहा है। लेकिन नहीं, साइंस में जो है आपको सब कुछ प्रूफ करके बताया जाएगा। तो बेसिकली अभी आपको इसका प्रूफ पढ़ना नहीं है कि फॉर हाउ डू वी गेट न्यूटन हियर और व्हाट और हाउ डू वी डिराइव टू द SI यूनिट ऑफ फोर्स दैट्स न्यूटन। बेसिकली आपको जानना है फोर्स नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज नथिंग बट फोर्स, F इज हियर व्हाट, F इज नथिंग बट फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम जानते हैं क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इज kg। मास मतलब आपका वेट हम कैसे मेजर करेंगे, केजी में मेजर करेंगे। आप अगर बाहर जा रहे हैं और आपको अगर सपोज यू वांट टू बाई पोटैटोज, आपको अगर पोटैटो खरीदना है तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे भाई 1 किलो दो, 2 किलो दो, 3 किलो दो। वैसे ही मास, अगर आपको अपना मास जानना है कि भाई मेरा वेट कितना है, मेरा मास कितना है। बेसिकली अगर आप साइंस में देखेंगे तो वेट और मास में बहुत फर्क है, लेकिन अभी मैं आपको एक लेमैन टर्म की तरफ बोल रहा हूँ कि मास और वेट बेसिकली आप अभी से एक ही समझ लें। लेकिन अगर आप एक्चुअली आप साइंस पढ़ रहे हैं तो मास और वेट में बहुत बड़ा फर्क है। ये किसी लेमैन को पता नहीं चलेगा कि मास और वेट में क्या फर्क है, ठीक है। एक आम इंसान के लिए मास और वेट दोनों बराबर है, लेकिन साइंस में दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। सो बेसिकली अभी आप मान लीजिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम केजी में नापते हैं, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज बेसिकली केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज नथिंग बट फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू केजी मास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो देयरफॉर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। तो अभी आपको यहाँ तक पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। या फिर हम पढ़ लेते हैं, इसके पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के जाने के पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। सो आई थिंक इट माइट बी क्लियर टू यू। मैं ये मिटा देता हूँ। चलिए, सो अब देखेंगे हम लोग व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट्स मतलब क्या क्या, अगर हम कहीं पे बल लगाते हैं तो उसमें क्या क्या बदलाव आता है। अगर हम कहीं पे भी बल लगाते हैं तो उसमें क्या क्या बदलाव आता है। ओके, तो पहला क्या बदलाव आएगा, मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ये कार ए इसको मान लीजिए, ये एक बड़ी सी ट्रक है, इसको मान लीजिए ट्रक बी मान लीजिए। सपोज ये अभी यहाँ पे है, ये अभी यहाँ पे है। आफ्टर सम टाइम, अब कुछ समय बाद ये इनका इनिशियल पोजीशन है, ये इनका इनिशियल पोजीशन है। ओके, अब आफ्टर सम टाइम फाइनल पोजीशन में क्या होता है, इन फाइनल पोजीशन आफ्टर सम टाइम इन द फाइनल पोजीशन what happens, you see this collides with this, इन दोनों में टक्कर हो जाती है। ओके, ये बस में और इसमें टक्कर हो जाती है। दिस इज द इंटरमीडिएटरी पोजीशन, इसको मान लो आप मिडिल पोजीशन। ओके, इंटरमीडिएट दैट्स मिडिल पोजीशन में ऐसा है, ठीक है, टक्कर हो जाती है। देयर इज अ, दिस इज कार ए, दिस इज ट्रक बी। इन दोनों में क्या हो गया, कोलिजन हो गया, COLLI कोलिजन हो गया। कोलिजन मतलब इन दोनों में आपस में टक्कर हो गया। ओके, दोनों में क्या हुआ आपस में, अगर यहाँ पे एक ट्रक थी, यहाँ पे एक कार थी, इनिशियल पोजीशन पे दोनों अलग अलग पोजीशन पे थे। ओके, इनिशियल पोजीशन पे क्या था कि दोनों अलग अलग पोजीशन पे थे। अब मान लीजिए ये कार थी, ये ट्रक थी, और इनिशियल पोजीशन पे दोनों अलग अलग पोजीशन पे थे। अब क्या हुआ, वो लोग आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उसके कोलाइड हुए, दोनों में आपस में कोलिजन हुआ। तो इसके पश्चात कुछ होगा, something will happen after this, and what will happen, there will be so many changes that will occur in both the car and the truck। बहुत सारे चेंजेस होंगे। क्या क्या चेंजेस होंगे, अब मान लीजिए हम फाइनल पोजीशन पे हैं, मान लीजिए कार टकरा के
ऐसी हो गई और ट्रक जो है टकरा के, या ट्रक जो है टकरा के ट्रक बी का ए वो इस पोजीशन में आ गया, तो क्या क्या हुआ, तो हमें क्या क्या पता चल सकता है। पहला क्या बोला जाएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पे शेप बदल गई, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, है ना, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, है ना। आपने यहाँ क्या देखा, फोर्स ने क्या किया, पहले ये बॉडी अपने अपने प्रॉपर शेप में थी, जिस तरह से कार होती है, जिस तरह से ट्रक, लेकिन कोलिजन के बाद क्या हुआ, व्हाट डू वी हैव, व्हाट डू वी कम टू फाइंड आफ्टर कोलिजन, दैट द शेप ऑफ द बॉडी इज चेंज। नंबर 2, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। पहले ये दोनों रेस्ट में थे, इस समय ये रेस्ट में था, फिर ये भी रेस्ट में था, फिर क्या हुआ, ये दोनों क्या में आ गए, मोशन में आ गए, है ना, दोनों मोशन में आ गए। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, फोर्स ने क्या किया, बॉडी का स्पीड बदला। तीसरा देखिए, अब क्या हुआ, ये दोनों पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, ये मान लीजिए अगर कार हो, ये मान लीजिए ट्रक है, ये पहले क्या था, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते, टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन बदल गया, दोनों पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब टकराने के बाद क्या हुआ, डायरेक्शन बदल गया। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, तो फिर क्या होगा, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ये चीजें आप लिख लीजिए पहले, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपने यहाँ पे जैसे देखा है, टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों के पहले दोनों सही से सीधे में थे, अब क्या हुआ, दोनों टिल्ट हो गए एट अ सर्टेन एंगल, फिर टिल्ट हो गए तो क्या हुआ कि फोर्स के कारण क्या हुआ, उनका डायरेक्शन भी बदल गया। डी क्या होगा, अ फोर्स कैन bring a body from motion to rest. A force can bring a body from motion to rest, हो सकता है। एग्जाम्पल हम यहां देख लेते हैं, गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी में बैठे हैं, कोई गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, समवन इज ड्राइविंग द कार, कोई गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। एज सून एज यू अप्लाई द ब्रेक्स, जैसे कि आप अप्लाई करते हैं ब्रेक्स, तो क्या होता है, गाड़ी द कार स्टार्ट टू रिटार्ड, रिटार्ड मतलब स्लो होना शुरू होता है, गाड़ी जो है स्लो होना शुरू होती है। तो धीरे धीरे अगर गाड़ी की यहाँ पे स्पीड मान लीजिए से 40 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और फाइनली जो है क्या होगा, द कार विल कम टू 0 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द कार विल कम टू रेस्ट। यही होता है, एक गाड़ी है चल रही है, आप एक्सीलरेटर पे पैर दबाए हुए हैं, गाड़ी भाग रही है, आपने जैसे ही एक्सीलरेटर पैर छोड़ा और ब्रेक दबाना शुरू किया, तो क्या होता है, धीरे धीरे गाड़ी स्लो होनी शुरू हो जाती है। सपोज कि जिस समय आपने एक्सीलरेटर पैर रखी थी उस समय स्पीड ऑफ द कार थी 40 किलोमीटर पर आवर, फिर धीरे धीरे वो 30 किलोमीटर पर आवर पे आई, फिर 20 किलोमीटर पर आवर पे आई, और धीरे धीरे जब फुल्ली ब्रेक्स अप्लाइड हो गए तो क्या हुआ, कार विल कम टू अ रिटार्ड, दैट इज कार विल कम टू अ रेस्ट ऑफ 0 किलोमीटर पर आवर। द रिवर्स कैन ऑल्सो हैपन, इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक गाड़ी रुकी हुई है और आप गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, और उसके बाद आपने गाड़ी को गियर मारा और उसका एक्सीलरेटर दाबा, उसके बाद क्या होता है, वो जो गाड़ी जो रेस्ट में थी वो क्या मोशन में आ जाती है ना। तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, फोर्स लगा, दबाव लगा, कहाँ पे, इंजन ने फोर्स दिया, कहाँ, प्रोपेलर शाफ्ट को दिया। आपने देखा होगा ट्रक के पीछे, बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स के पीछे एक शाफ्ट लगा रहता है, प्रोपेलर शाफ्ट लगा रहता है, इसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। ये क्या करता है कि जब भी आप गाड़ी को आगे भगाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और जब भी आप गाड़ी को पीछे भगाते हैं तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, न्यूटन का ये थर्ड लॉ फॉलो करता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज यू प्रेस द एक्सीलरेटर
you press the accelerator, it will move in the anti-clockwise direction and the car will move forward. क्योंकि देखिए anti-clockwise action is anti-clockwise, reaction is straight forward clockwise, whereas when the action is in clockwise the reaction is anti-clockwise, that is the car moves back. Okay, तो चौथा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? A force can bring a body from motion to rest, vice versa a force can bring a body from rest to motion, है ना? मैंने आपको बताया, इसका आप उल्टा ले लीजिए, मतलब क्या, एक गाड़ी रेस्ट में थी, आपने एक्सीलरेटर दाबा, एग्जांपल आप यहाँ देख लीजिए, ये कार रेस्ट में था, ये दिस कार वाज इन रेस्ट पोजीशन, आपने क्या किया? एक्सीलरेटर दाबा, एक्सीलरेट किया गाड़ी को, एक्सीलरेटर पेडल जो होता है ABC, है ना, ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, ये इसी फॉर्म में होता है बेसिकली। ये अगर गाड़ी में देखेंगे तो आप ये ऐसे होता है, A होता है, B होता है, C, सबसे पहले एक्सीलरेटर, देन इन बिटवीन कम्स द ब्रेक एंड देन कम्स द क्लच। ओके, ऑटो गैस में ये क्लच नहीं होता है। सो बेसिकली क्या होता है, रेस्ट में है, आपने एक्सीलरेटर पे पैडल दाबा, द कार कम्स इन मोशन, गाड़ी जो है मोशन में आ जाता है, गाड़ी जो है चलना शुरू हो जाता है, गाड़ी है ना, गाड़ी जो है चलना शुरू हो जाता है, गाड़ी मोशन में आ जाती है। तो आपने ये सब देखा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। जब टकराती है दो चीज़ें आपस में टक्कर होती है तो दोनों में बदलाव आता है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, और फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। दोनों में टकराई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी, सीधे चल रही थी, अब टकरा के ये कहीं गिर गई, ये कहीं खाई में गिर गई, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अ फोर्स कैन bring a body from motion to rest, a force can bring a body from rest to motion. Okay, तो I think everything will be clear up to here. आप लोग को यहाँ तक तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ओके, चलिए इसको मिटाया जाए। So next अब हम देखेंगे what are the various kinds of forces. Okay, next अब हम देखेंगे कि what are the various kinds of forces. So now we will be looking what are the different kinds of forces. हम ये देखेंगे कि अलग अलग तरह के force क्या होते हैं. So you have first is the muscular force, then you have the frictional force, then you have the elastic force, then you have the magnetic force, and then you have the electrostatic force. Okay. Apart from this, you also have gravitational force. You also have nuclear force. Apart from this, and there are various other kinds of forces. But now we will be looking to this, like what is a muscular force? What is muscular? The name itself says, नाम ही बताता है, मस्कुलर मतलब क्या, जहाँ पे हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, अपनी पावर को यूज़ करते हैं कोई भी काम करने के लिए, किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए, किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन लाने के लिए, कोई भी बदलाव करने के लिए जिस फोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल when we apply the force by the muscles that is the strength, muscles जो हम अप्लाई करते हैं तो क्या उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ओपन अ डोर, अगर आपको किसी डोर को खोलना है, अगर मुझे किसी दरवाजा को खोलना है तो मैं दरवाजे को क्या करूँगा, उसे पकड़ूंगा और उसे खींचूंगा। तो उसको पकड़ के जो खींचने में, उसे पकड़ के जो खींचने में जो मैंने बल लगाया है, फोर्स लगाया है, उसी को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। दूसरे में आते हैं, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या, आप जानते हैं सब लोग कि हम कैसे चल पाते हैं, है ना, हम कैसे चलते हैं ग्राउंड पे, जब हमारा पैर ग्राउंड पे रहता है और फिर हम अपने क्या करते हैं, अपने फुट को पे प्रेशर लगा के पीछे प्रेशर लगाते हैं और हमें क्या करता है, ग्राउंड आगे धकेलता है ना। दिस अगेन इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कम्स इन हियर, दैट इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, वो अपोज करता है मोशन को। मतलब अगर आपने मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी को ले लिया, आप कोई गाड़ी लिए हैं, आप वो गाड़ी चला रहे हैं, आपने गाड़ी को 1 नंबर पे डाला, एक्सीलेटर दाबा, गाड़ी चलना शुरू हो गया, 2 3 4 वैसे आपने दाबा और गाड़ी को सपोज कर लीजिए आपने 50 किलोमीटर पर ला के गाड़ी पर से एक्सीलेटर पे से अपना पैर हटा लिया। अब क्या होता है, आपने गाड़ी के ऊपर से अपना पैर हटा लिया, गाड़ी के एक्सीलेटर के ऊपर से अपना पैर हटा लिया, लेकिन आपने गाड़ी के ब्रेक को नहीं दाबा। तो इसका मतलब तो यही है कि अगर आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या करता है, क्या कहता है कि अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन एंड द बॉडी इन रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट
until and unless an external force is applied। मतलब यही कह रहा है कि अगर एक बॉडी जो है वो अगर मोशन में है, गति में है, तो हमेशा गति में रहेगी, और अगर एक बॉडी जो है अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, until unless, जब तक कि उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं हो। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपने गाड़ी को 60 km/h पे ला के उसके एक्सीलरेटर पर से अपना पैर हटा लिया और फिर भी ब्रेक नहीं दाबा है, तो ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ दूरी तय करने के बाद और कुछ समय चलने के बाद जो है आपकी गाड़ी अपने आप रुक जाती है। लेकिन ये कैसे होता है? इसका मतलब है कि कोई और फोर्स उस गाड़ी पे काम कर रहा है। वो जो फोर्स है वही फ्रिक्शनल फोर्स है। आपकी गाड़ी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो ग्राउंड के साथ जो उसके टायर्स लगे हुए हैं, वो जो ग्राउंड के साथ जो उसके टायर्स लगे हुए हैं, और वो जो फोर्स है वो उसे क्या कर रहा है, वो उसको अपोज कर रहा है, वो उसको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। और धीरे धीरे जब आपका जो गाड़ी का जो बल है वो उस फोर्स से कम हो जाता है या उसके बराबर हो जाता है, तो गाड़ी जो है आके अपने आप स्थिर हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, walking on the ground, अगर आप चल रहे हैं अपने पैरों से तो वहाँ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपको, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, आप सोच रहे हैं ना कि जो गाड़ियाँ चलती हैं उसका क्या होता है, 2 साल 3 साल बाद क्या होता है, उसका जो टायर है दैट वेयर्स आउट, मतलब वो देखिएगा खत्म, उसकी जो उसमें जो रेसा होता है और जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है और उसमें जो गोटियाँ होती है वो क्या होता है, वो खत्म होने लगता है। क्यों खत्म? क्योंकि वो हमेशा एक फोर्स की अनुभूति पे काम कर रही है, उसके अगेंस्ट हमेशा एक फोर्स लग रहा है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए क्या है, समय समय के बाद क्या होता है, वो वेयर एंड टियर हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज द इलास्टिक फोर्स। व्हाट इज इलास्टिक फोर्स? फोर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी इज स्ट्रेच्ड और रिलीज्ड। आपने रबर को देखा है, आप रबर लीजिए, उसे खींचिए, उसे छोड़ दीजिए, क्या होता है? खींचा तो एक फोर्स लगा, फिर छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो वापस अपना जो उसका शेप है वो उसको रिगेन करना चाहती है। whenever you stretch a rubber and then you leave the rubber wants to comes to its original position, वो हमेशा अपनी पुरानी ही पोजीशन पे आ जाती है। तो जो बल हम उसको स्ट्रेचिंग में लगा रहे हैं इलास्टिक को, और फिर जो छोड़ रहे हैं, तो जो बदलाव आ रहा है उसके कारण और जो फोर्स लग रहा है उस पर, उसको हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेट, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, आपको बता दें, अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करना, रिपल्शन मतलब दूर जाना, है ना। कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा या बंदी अच्छा लगता है तो हम लोग क्या उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई किसी को हम जानते तक नहीं है, किसी से हमने बात तक नहीं की, लेकिन फिर भी हमें वो बंदा या बंदी अच्छा नहीं लगता या अच्छी नहीं लगती है, तो क्या हम उससे दूर जाना चाहते हैं। उसी प्रकार है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट्स। दैट इज क्या होता है, जब आप दो मैग्नेट को एक साथ रखिएगा, तो आपने शायद पढ़ा होगा या फिर आगे जाके पढ़िएगा कि लाइक चार्जेस क्या होता है, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो एक दूसरे से रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी एक दूसरे से रिपेल करेगा। तो क्या होता है यहाँ पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट, मतलब अगर आपने किसी एक मैग्नेट को रखा तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा, वेयरएज नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा आपको, है ना। तो इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब नेक्स्ट चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्ज्ड बॉडीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्ज्ड बॉडीज। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक कोन लिया, है ना, मान लीजिए आपने ये कंघी लिया, आप बालों में आपने तेल लगा के रखा हुआ है, आपने एक कंघी लिया, इस कंघी को अपने बालों के अगेंस्ट पे इसको रब कीजिए। कुछ देर तक आप इस कंघी को जो है अपने बालों के अगेंस्ट जब रब करेंगे, और जब उसके बाद एक पीस ऑफ पेपर, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर, सपोज एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर जब इसको आप लेके आएंगे, छोटा सपोज इस बालों को इस कंघी को अपने बालों से आपने बहुत देर तक रगड़ा, और उसके बाद जब पीस ऑफ पेपर को, इस कोम को उस पीस ऑफ पेपर के पास रखेंगे तो क्या होगा, दिस विल अट्रैक्ट दिस, है ना। ये जो पीस ऑफ पेपर जो कोम का है, ये जो पीस ऑफ पेपर और ये जो कोम है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे चार्ज क्रिएटेड है ड्यू टू रबिंग। रबिंग के कारण क्या होता है, एक चार्ज क्रिएट होता है। जब भी आप अपने बालों में कोम को रब करते हैं तो उससे क्या होता है, एक चार्ज क्रिएट होता है, जिस चार्ज के कारण जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ कोम एंड अ पेपर। You can take the example of a comb and a paper. मुझे लगता है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो और बाकी है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर हम बढ़ते हैं और मैकेनिकल फोर्स की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। Now you have gravitational फोर्स, है ना, नोन एज जी। ये जी कांस्टेंट, इसको आप बाद में देख लेंगे। हम दो होता है, एक जी ग्रेविटेशन, एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी होता है, और एक होता है ये जी, एक होता है ये जी। दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। और अब हम इसमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। द फोर्स बाय विच, है ना, द फोर्स बाय विच, द फोर्स बाय विच Earth pulls any object towards its center। ये एक ऐसा फोर्स है जिससे क्या होता है, अर्थ जो है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। सो द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जिससे क्या होता है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को पुल्स इट टुवर्ड्स द सेंटर, अपनी तरफ खींचता है, अपनी सेंटर की ओर खींचता है, उसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना। आगे आप जाके क्लास 9 ये पूरे आगे अगर आप क्लास 9th में जाते हैं तो आप ये पूरा पढ़िएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडीज इन एक्जेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 and it is also inversely proportional to the distance of the and it is also inversely proportional to the distance। तो ये सब आप आगे पढ़िएगा क्लास 9th में। ग्रेविटेशन का एक पूरा चैप्टर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यू विल कम टू स्टडी अबाउट दैट। सो बेसिकली अभी आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक और लास्ट में आपको बता देता हूँ, एक होता है मैकेनिकल फोर्स। वैसे बहुत सारे और भी फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, टेंशन भी होता है, टेंशन भी होता है, ये भी एक तरह का फोर्स ही है। टेंशन जो है ये भी एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन ये सब आपको भी पढ़ने की ज़रूरत दरकार नहीं है। आपको यही सब ही पढ़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको भी पढ़ना है। तो बेसिकली जो आपका लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा हुआ है वो है मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मशीन्स। दिस इज द फोर्स applied by the machines are called as mechanical force, है ना। the force applied by the machines are called as mechanical force, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने साइकिल ले लिया। अब एक साइकिल इज सिंपल मशीन है, बहुत ही सिंपल साइकिल मशीन है। उसमें क्या होता है कि आप पेडल करते हैं और एक चेन होती है, तो चेन क्या करती है, पहिए को पीछे से घुमाती है। तो क्या है, एक मैकेनिकल फोर्स है ना। आपने एक फोर्स लगाया, उसके कारण उस चेन ने एक फोर्स लगाया, कहाँ पे लगाया, पहिए पे लगाया, और पहिए को उसने घुमाया। तो इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए विंड पावर। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कई तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है कि हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, उसमें हवा आती है, विंड एनर्जी होती है, तो उसमें क्या होता है, हवा आती है, हमारे पास एक बहुत बड़ा टरबाइन होता है जो घूमता रहता है ना। एक बहुत बड़ा टरबाइन होता है, ये जो है एक टरबाइन है जो क्या, ये घूमता रहता है, और ये घूमता है, ये इंटर्न किससे लगा रहता है, ये एक मोटर से लगा रहता है।
ये इंटर्न एक मोटर से लगा रहता है, जो क्या होता है जब ये घूमता है तो ये उस मोटर को रन करता है और वो मोटर इनडायरेक्टली क्या है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। तो क्या है एक मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, इसके घूमने से क्या एक मैकेनिकल एनर्जी पैदा हो रहा है जो इंटर्न एक मोटर को रेगुलेट कर रहा है, उसके कारण हमें बिजली मिल रही है। तो देयरफॉर दिस इज नोन एज अ मैकेनिकल फोर्स, जहाँ पे हम मैकेनिकल जहाँ पे मशीनों का प्रयोग करके मशीनों की सहायता लेके जो है हम जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब इसे ठीक से और अच्छी ढंग से पढ़ेंगे। याद करने की कोशिश किसी भी चीज़ को मत कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। रटने का जो कोशिश है ये बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है हमारे यहाँ से। जब मैकल्स्की ने 1815 या 1800 कुछ ईस्वी में जब ये सिविल सर्वेंट्स की परीक्षाओं को शुरू किया, तब से ये रटने की विद्या चली आ रही है। काइंडली मैं आपको बोलता हूँ ये साइंस है, साइंस को कभी रटा मत कीजिए, इसे समझिए। इसे आप जितना समझिएगा आपको उतना इसमें उत्साह जागृत होगा। किसी चीज़ को रटा मत कीजिए, रट करके मैं पास हो जाऊँगा। पास होना उद्देश्य नहीं है। सही ढंग से पढ़ना, अपने जीवन में उसका उपयोग करना, अपने जीवन से उसे को रिलेट करना, अपने जीवन में मैं उसे कहाँ तक मतलब वो मेरे जीवन में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो मेरे जीवन में कहाँ पे प्रयोग पे आ रहा है, उसे समझना, उसे बुद्धिजीवी इंसान की तरह उसे लेना, वो हमारा उद्देश्य है। ना कि हमें सिर्फ रट किया जाए, रट के तो पास हो ही जाएंगे, ये बिल्कुल ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए और एक अच्छे विद्यार्थी का ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता है। मैं फिर से अंत में आपको कहना चाहता हूँ, अभी बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है पूरे देश में और हमारे भारत में भी, तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए। बहुत आवश्यकता पड़ने की पे ही घर से बाहर जाएं और खासकर बुजुर्गों का खासकर ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल राजधानी खगड़िया।